अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज दो मैचेस हुए। पहला मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। अगर हम उसको देखते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर ने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और पेशावर ज़ल्मी 190 रन स्कोर कर पाया 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर ने जीत अपने नाम करा ली। दूसरा मैच हुआ मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान। पहले बैटिंग मुल्तान सुल्तान ने की, 185 रन स्कोर किए 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और अगर हम कराची किंग की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 130 पे उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए, और इस तरह मुल्तान सुल्तान ने इस मैच को जीत लिया। नसीम भाई, दोनों मैचेस आपके सामने हुए और कोयटा ग्लैडिएटर के जो कैप्टन आए थे नए, उन पे बड़ा एक प्रेशर था, लेकिन उन्होंने इस प्रेशर को जो खत्म किया। पहली ही मैच में अच्छी विक्ट्री हमारे सामने हुई, क्या कहेंगे? देखिए, कैप्टन तो आपने देखा होगा, जो हम कल बात कर रहे थे, सरफराज की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट थी। वो बिल्कुल एक ओनरशिप थी उनकी, जिस तरह वो गेंद के पीछे एक एक खिलाड़ी को अप्रिशिएट कर रहे थे। जो हम कल बात कर रहे थे कि ये एक फैमिली का मैटर था। सरफराज इधर से इधर आ गए, राइलो रोजो को कप्तान लगा दिया, लेकिन ओनरशिप ख़त्म नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में शायद मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाज़ों को देखते हुए शेन वॉटसन को लेके आए नदीम उमर साहब, और आज उनकी मैनेजमेंट, उनकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके दिखाया। देखें, पहले 4 सीज़न अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के देखते हैं तो सबसे कामयाब टीम थी ये PSL की, जिसने 2 फाइनल खेले थे और एक टाइटल भी जीता था। लेकिन लास्ट 4 सीज़न अगर आप उठा के देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के बहुत अच्छे नहीं गए, बल्कि यहाँ पर हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान ये 2 टीमें थी कि जो ज़्यादा डोमिनेट करती हुई दिखाई नहीं। पिछले 4 साल में अगर देखें यही फाइनल खेल रही थी, यहीं जा रही थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, शरीफ भाई, हमने अपनी पिछली ट्रांसमिशन की आज न्यूज़ पे और हम बात करते रहे थे वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, कि आप उन बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, अबरार अहमद बाहर बैठे रहे। आज अगर मैच जिताने में बड़ा की रोल प्ले किया है तो अबरार अहमद ने किया, जो दरमियान में उन्होंने 429 विकेट्स। आमिर तो टीम में ही नहीं है। आमिर तो जो है वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। आज 429 आमिर ने जो बॉलिंग की है उस विकेट के ऊपर के जहाँ 200 पे 200 बन रहे हो। और शाहीन शाह अफरीदी ने ये बात कही थी अभी रिसेंट पास्ट में, दोनों दुबई में लीग खेल रहे थे, जहाँ शाहीन शाह अफरीदी ने ये बात कही थी कि मैं आमिर से बात करूंगा, ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इनको अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए, वर्ल्ड T20 में ये काम आ सकते हैं। देखिए, ये परफॉर्मेंस देखनी होंगी बहुत गौर के साथ। सऊद शकील किसी पैराए में दिखाई नहीं देते, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो T20 क्रिकेट खेलेंगे। आज जो जैसन रॉय के साथ 157 रन का उनका स्टैंड था, ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त, 10 के रन रेट से, आई थिंक वो बड़ा क्रूशल था। उसने फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया कोयटा के लिए, 200 रन बनाना मुश्किल हो रहे थे। बिल्कुल जी, लेकिन इस वक्त 205 रन स्कोर किए। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखते हैं तो पेशावर ज़ल्मी ने भी कोई वन साइडेड मैच नहीं हुआ, जैसे अगर हम कराची किंग में देखें। इवन अगर हम बात करते हैं शकील सऊद की, तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी कलाइयों के साथ, जैसे कि आकिब जावेद साहब ने किसी जमाने में कहा था कि छोटी छोटी कलाइयों से क्या स्कोर करेंगे, 74 रन उन्होंने स्कोर किए, और इनकी ओपनिंग जो थी पार्टनरशिप वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही। दूसरी जानिब हम देखते हैं तो साइम अयूब और बाबर आजम की भी पार्टनरशिप अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जब वो रन आउट हुए तो उसके बाद फिर कोई बिल्ड नहीं कर पाया। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, इस मैच में बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स थी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेसिव चीज़ थी वो सऊद शकील की वो इनिंग्स थी। उनका लास्ट ईयर जो ट्वीट था 33-0 नो एक्सपीरियंस, और उसको उन्होंने आज प्रूव किया है और एज अ वाइस कैप्टन किया है, ओनरशिप ली है। उन्होंने आके जो फर्स्ट ड्राइव खेली थी उससे पता चलता है कि उन्होंने अपने ऊपर कितना काम किया। उनका जो बैलेंस था, फिर ओवरऑल उनकी शॉट एग्जीक्यूशन, उनको अपनी स्ट्रेंथ पता है कि मैंने किस एरिया में रन करना है, तो ये उनकी बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन की अपनी क्रिकेट में। और ज़ल्मी का बहुत अच्छा स्टार्ट था, साइम अयूब बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे, लेकिन वो ये एक बहुत ही अनलकी रन आउट हुआ, उसको हम सुसाइड भी कह सकते हैं। तो उससे उसके बाद पेशावर ज़ल्मी अपने आप को बिल्डअप नहीं कर सका। अच्छा, उसके बाद के जो प्लेयर्स हैं उनमें कोई क्यों बिल्डअप नहीं कर पाया? क्योंकि 190 तक स्कोर पहुंचा है और इतने ज़्यादा कोई रन से नहीं आ रहे हैं। 15 रन से अगर हार, मतलब ठीक है, कोई इतना बड़ा हमें गैप नहीं नजर आया। तो क्या आपके रीज़न समझिए क्यों नहीं बिल्ड कर पाए? बॉलर्स की क्या बहुत अच्छी बॉलिंग थी, उन्होंने उनको मौका नहीं दिया? बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने चैनल को टारगेट किया अच्छी विकेट गिरने के बाद। उसके बाद बैटर्स की तरफ से हमें इम्प्रोवाइजेशन नज़र नहीं आई। वहाँ पे अगर वो इम्प्रोवाइज करते, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते, तो उनके ऊपर रन रेट का प्रेशर भी इतना नहीं आता। तो वहाँ पे बैटर्स को थोड़ा इम्प्रोवाइज करना चाहिए था। बाबर आजम थोड़ा लॉन्गर स्टे कर पाते तो ये हमारे पास रिजल्ट। सेंचुरी तो उन्होंने की, लेकिन वो रायगा चली गई। बिल्कुल, बाबर ने अपनी तौर पर ट्राई करी, लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आई। अच्छा नसीम भाई, अगर हम देखते हैं कि एक और बॉलर सलमान अरशद, बड़ा इसकी मैं अगर परफॉर्मेंस देख रहा हूँ तो 4 for 38, 3 विकेट। सलमान इरशाद के बारे में बताइएगा, ये मतलब क्या अभी तक इन्होंने पाकिस्तान तो गालिबन नहीं खेला है। हम लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स करने के लिए गए, कश्मीर पहुंचे,
तो जब वहाँ पर मौजूद थे, जैसे हारिस रऊफ आए थे एकदम से 90 माइल्स की बॉल की, इसी तरीके से हारिस रऊफ ने 90 माइल्स की बॉल की तो एक शोर मचा कि सलमान इरशाद, कश्मीर एक्सप्रेस का इनको नाम दे दिया गया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी लेकर गए थे जब हारिस रऊफ भी साथ गए थे कि ये भी अगर बन जाते हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट। वेरी गुड बॉलर, खासकर उनका जो एक्शन है वो किसी भी बैटर के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करते हैं, और वक्त के साथ साथ जो उन्हें एक्सपीरियंस हासिल हो रहा है उनके स्लोअर वन, आज भी उन्होंने जो विकेट हासिल की थी स्लोअर वन पे जैसे आउट किया था उन्होंने, जो विकेट ली थी, तो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करें। लेकिन आज के मैच में अगर आप एक ख़ास चीज़ देखेंगे तो फॉरेन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, बहुत अच्छी रही उसमें। रन आउट अगर हो भी गए थे साइम अय्यूब, वो वाकई सुसाइड रन आउट था, बिल्कुल सही बात की, लेकिन उसके बाद पेशावर जल्दी में तो जो बाहर से आए हुए प्लेयर्स उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। टॉम कोलर, कैडमोर और पावल से बहुत सारी उम्मीदें थी, थोड़ी उम्मीदें नहीं थी इनकी। फिर उसके बाद आसिफ अली 200 छक्के लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, किस जगह पे लगाते हैं, अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया। आप यकीन माने वो एक थोड़ी और कोई काम साढ़े को, वो एक उनका एक वो भी आता है कि और कोई मेरे लायक हुकूमत हो, साढ़े कोई हुक्म, एक बल्ला ऐसे छोड़ देते हैं। भाई आपको इस जगह पे आने के बाद इस मैच को फिनिश करना चाहिए था, जिस नंबर पे आप आके बैटिंग कर रहे हैं। फिर आसिफ अली को हमने बनाया हुआ क्या है? आसिफ अली अगर हमारा पावर हिटर है, आसिफ अली को नेशनल टीम से हम इतने मौके दे चुके हैं, तो किस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं आने के बाद? मैंने कहा ना कि डैन मुजले भी जो है वो उनसे ऊपर बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। मेरे नहीं ख्याल कि मुजले को ऊपर जाना चाहिए था। चले पावल चले गए थे, कैडमोर चले गए थे, समझ में आता है, लेकिन आसिफ आपका वो प्लेयर था। फिर सेकंड आमिर जमाल उनसे भी नीचे आ रहे हैं। अभी हमने आमिर को ऑस्ट्रेलिया में हिटिंग करते हुए देखा था, वो मेलबर्न की बाउंड्री जो 90 गज की है उसको भी क्रॉस करा रहे थे। तो कहने का मकसद है कि अगर बाबर आजम या उनके थिंक टैंक ने शायद किसी जगह पर के जहां पर उन्हें स्टार्ट भी मिल गया था, उन्हें पावर प्ले में 70 रन भी कर लिए थे, कोई एक चांस लेना चाहिए था उन्हें, जो शायद उन्होंने नहीं लिया। और ये चीज अगर हम देखते हैं पेशावर ज़ल्मी की इस हवाले से बड़ी बैड लक भी कहेंगे कि जो भी उनके फॉरेनर प्लेयर्स थे उनमें से कोई नहीं चला। लेकिन अगर हम मुल्तान सुल्तान में देखते हैं तो उनके जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के हवाले से। अगर हम आज देखते हैं, मुल्तान सुल्तान ने 185 रन स्कोर किए और डेविड मिलनैन और हेंड्रिक की जो परफॉर्मेंस थी वो आउट क्लास परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर हम कराची किंग को देखते हैं तो पता नहीं कराची किंग को क्या हुआ, 130 पे तो 8 खिलाड़ी आउट हो गए। एमन कैसे देखती हैं आप, क्या रीज़न था 8 खिलाड़ियों भी आउट हो गए और 130 रन ही स्कोर कर पाए? बिल्कुल जी, इनका स्टार्ट में अगर पावर प्ले में आपकी विकेट गिर जाए और उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स गिर जाएं, फिर इतना बड़ा टोटल चेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका क्रेडिट जाता है डेविड विली को, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग किया पावर प्ले में। और उसके बाद इनकी कोई ऐसा प्लेयर नीचे से नहीं आया शुएब मलिक के अलावा जो उनका साथ दे सके। जब तक शुएब मलिक मौजूद थे ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा मैच होगा, लेकिन उनकी विकेट गिर जाने के बाद थ्रू आउट ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड कॉम्पिटिशन हो सकता है, क्योंकि नीचे से आके पॉलार्ड भी खड़े थे। हालांकि वो बहुत फेमस हैं कि वो मैच फिनिशर हैं, बहुत अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन अभी उनके लग रहा है कि शायद काफ़ी क्रिकेट खेलने के बाद उनके थोड़े रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं। तो कराची टीम में जो प्लेयर्स हैं उनको लाइक सीनियरिटी लेनी पड़ेगी कि वो इस तरह के टोटल्स को चेस करें जैसे शुएब मलिक ने लिए। बिल्कुल जी। और अगर हम यहाँ पे बॉलर्स को देखते हैं तो कुछ ऐसे बॉलर्स के नाम हमारे सामने आ रहे हैं जो इस T20 में PSL में बड़े अच्छे जा रहे हैं, जिन्हें अगर हम देखते हैं कि वैसे चांस नहीं मिलता। नसीम भाई, बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको हम माजी में डिस्कस कर चुके हैं, अबरार हैं, सब अमीर होते हैं, इन्हें चांस नहीं दिया जाता इंटरनेशनल मैचेस में। लेकिन अगर अभी हम PSL में देख रहे हैं तो इनकी परफॉर्मेंस ऑल ओवर बहुत अच्छी जा रही है। बिल्कुल, ये चीज़ें बड़े कॉम्पिटिशन दिखाई दे रहा है। देखें आपको आने वाले वक्त में, अगर आज के मैच की ज़रा स्पेसिफिक हम थोड़ी बात करें तो कराची की जो ऊपर तले 2 विकेटें गिरी, शान मसूद पहली मरतबा लीड कर रहे थे तो उन्हें भी शेल में जाना पड़ा, हालांकि वो थोड़ा सा खुल के खेलते हैं। विंस और उनके साथ 7 बेग। देखिए, हमने ये देखा कि अंडर 19 क्रिकेटर्स जितने भी आए, आज भी जीशान खासे एक्सपेंसिव रहे, उन्होंने भी तकरीबन 10 की औसत से रन दिए। उबैद शाह को हमने देखा, नसीम शाह के भाई को, वो एक ही ओवर करा के उसमें खासे रन लेके चले गए थे। आज 7 बेग जो टीम के कप्तान थे 0 पे आउट हुए। तो अंडर 19 टैलेंट हमारा चेक हो रहा है यहाँ पे, इसलिए बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए इनको, और आप चेक ज़रूर करें, इनको मौका ज़रूर दें, लेकिन ये देखते रहें कि क्या हो रहा है।
दूसरी जानिब आज मुल्तान सुल्तान्स के लिए देखें तो रेजा हेंड्रिक्स की जो इनिंग थी 79 और 54 बॉल्स, वो बहुत ही क्रूशल थी। डेविड मौला ने तो तकरीबन 52 और 41 बॉल्स खेले। रिजवान की परफॉर्मेंस के बगैर, क्योंकि पिछले 2 साल में मुल्तान सुल्तान्स के लिए रिजवान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, उनकी परफॉर्मेंस के बगैर भी उनकी टीम 185 रन तक पहुंची। ये एक अच्छा साइन था। झटका तो रिजवान ने दे दिया था, मतलब अगर प्रेशर में आने वाली बात होती तो मुल्तान सुल्तान भी प्रेशर में आ सकती थी। बिल्कुल आ सकती थी। वहां पर जो है वो संभाल लिया उनके दोनों फॉरेन प्लेयर्स ने। 52 और 79 रन, वो जो उनकी पार्टनरशिप हुई थी वो स्टेबल करती चली गई। दूसरी तरफ जो खास कंपटीशन दिखाई दे रहा है इस वक्त फास्ट बॉलर्स के सिलसिले में देखें, आज जो आमिर ने बॉल की, आज जो मीर हमजा ने बॉल की, आज जो अब्बास आफरीदी ने बॉल की। अच्छा, हम आमिर जमाल एक ज़बरदस्त किस्म के हमारे ऑलराउंडर है, गो के आज वो बॉलिंग में एक्सपेंसिव रहे, लेकिन वो बहुत कुछ प्रूफ करके आ रहे हैं और वो आगे प्रूफ करने की अहलियत रखते हैं। बैटिंग में हम कह रहे थे कि वो नीचे क्यों आए, तो ये फास्ट बॉलर्स का शोबा तो हारिस रऊफ मुझे थोड़े से रस्टी लग रहे हैं। एक तो खासकर उनको पैरालाइज कर दिया गया, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया, बहुत एक्सपेंसिव है काफी अरसे से, और पिछले मैच में भी 3 ओवर में परफॉर्मेंस नहीं होगी तो नसीम भाई फिर तो करना पड़ेगा ना, ज़ाहिर उनको रख के तो नहीं। हसन अली को भी हम कैरी करते हैं। मेरे ख्याल में हमारे ये जो 2 सीनियर प्लेयर्स हैं, इनकी जगह बहुत सीरियसली खतरे में दिखाई देती है। दूसरी जानिब अगर स्पिनिंग डिपार्टमेंट अब अपना देख लेते हैं, आज उसामा ने अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी की। उसामा और शादाब को हम वर्ल्ड कप में भी लेके गए। अबरार हमारे साथ रिजर्व में बैठे हुए थे, ट्रैवलिंग रिजर्व में। अम्माद वसीम टीम का हिस्सा ही नहीं थे। ये 4 ऐसे आपके स्पिनर्स हैं कि जो इस वक्त नजरों में होंगे कि वर्ल्ड कप में कौन से जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, अबरार जो है ना वो बहुत ही इस वक्त स्ट्रॉन्ग चॉइस होंगे, जो उस वक्त भी बात की जा रही थी। और शादाब ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, लेट्स सी वो कैसा परफॉर्म करते हैं। नसीम भाई, अब अल्लाह करे ये चीज हो, और हम ये डिस्कस तो करते हैं लेकिन हमारी डिस्कशन पे तो नहीं चल रहे ना ये लोग, और जब हम देखते हैं तो फिर रिजल्ट कुछ और ही होता है। फिर एक अगर वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप में कोई हम देखेंगे टीम अनाउंस होगी तो इनमें बेचारों को अगर नाम ना होंगे तो हम क्या कर लेंगे, सिर्फ यहाँ बैठ के बोल सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं। और ये जितने भी हमारे बॉलर्स हैं ये बड़ा अच्छा इस वक्त में परफॉर्म कर रहे हैं। एक और बड़ा मसला चल रहा है नफीस भाई, अपना नसीम भाई, ये हफीज और मोहसिन नकवी साहब का, PCB चेयरमैन का। कई जगहों पर ये हो रहा है कि हफीज साहब ने खुद ही छोड़ दिया, कुछ जगहों पे सोशल मीडिया पे हो रहा है, लेकिन PCB ने जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। क्या खिचड़ी पकी हुई है, क्या मसला है? देखिए, हफीज बहुत डिसिप्लिन है, हफीज बहुत सुलझे हुए हैं, हफीज बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, अगर मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे तो मेरे ख्याल में शायद अभी हफीज चूंकि इन करंट प्लेयर्स के साथ खेले में, आप उनका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट लगा दें। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के लिए कम से कम एक स्टेचर एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, मेरी अपनी जाती है। नसीम भाई, जब ये वाकया हुआ था, जब इनको डायरेक्टर क्रिकेट लगाया गया था, उस वक्त जो कंडीशन थी, इंदमामुल अख्ताब पर एक वैसी इल्जाम लगा हुआ था, वो बात गई रात गई वाली बात तो हो गई। इन मामलात के ऊपर फिर हफीज आया था ना, क्या करता, वो भी कोई आने को तैयार ही नहीं था। हफीज इस वजह से नहीं आए थे। देखिए, हफीज और मिसबाउल हक ये साथ में मौजूद थे ज़का अशरफ साहब के। ज़का अशरफ साहब इससे पहले जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे PCB के, ये इनका थिंक टैंक था। और हफीज और मिसबा ने इसलिए तनख्वाह नहीं रखी थी अपनी कि उनका चैनल के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट था, जहां से खासा लुक्रेटिव अमाउंट था उनके लिए। तो उन्होंने क्रिकेट बोर्ड की जो टेक्निकल कमेटी के एक चेयरमैन थे, एक रुकन थे, कोई काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद उन्हें जब अपनी टीम बनानी पड़ी और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की बात हुई तो उन्होंने वहाब रियाज को नाम सजेस्ट किया और वहाब रियाज चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बन गए। उसके बाद हफीज चले गए टूर पे। वहाब रियाज चूंकि मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब हैं, जिस वक्त निगरां वजीर आला थे वो पंजाब के सूबाई वजीर थे, तो ये दोनों बहुत ही करीब थे और इसी वजह से जो है वो अब उनकी कुर्बत ज़रा ज़्यादा है। जिस तरीके से मिसबा और वो करीब थे, लेकिन जो मेन मसला हुआ वो क्या हुआ, ये सब बहुत करीब थे। जिस वक्त वहाब रियाज ने अपने मुशीर रखे, उन मुशीर में एक नाम सलमान बट का भी था और वहां से ये इख्तलाफात होना शुरू हुए। हफीज जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे, वहां से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये बात कही कि अगर सलमान बट क्रिकेट बोर्ड में होंगे तो मैं टीम क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहूंगा, ये उन्होंने बात कही और सलमान बट को मुशीर रखने के बाद हटाना पड़ा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चीज है कि जो क्योंकि वहाब रियाज लेकर आए थे और वहाब रियाज की अब अथॉरिटी है, वो वहाब रियाज
और हफीज की दूरियों का सबब बनी। अच्छा, ये तो हमारे एक पुराना वतीरा है, जिसकी लाठी उसकी बहस चल रही होती है, ये तो एक पुराना वतीरा है। लेकिन इधर हम एक चीज़ देखते हैं तो वो ये चीज़ भी हमारे सामने आ रही है, ज़राए भी बता रहे हैं। उसके अलावा हफीज़ ने भी जो कहा कि भाई मैं मोहसिन नकवी साहब से मिलना चाह रहा हूँ, उनको कुछ हकायक बयान करना चाह रहा हूँ, लेकिन ज़राए ये कहता है कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो यार सुनना तो चाहिए था ना नसीम भाई, ठीक है आप उसको हटा रहे हैं, लेकिन अगर वो बता रहे हैं कि जो ये मैचेस में शिकस्त हुई है इसकी बड़ी वजह क्या है, तो एज अ पीसीबी चेयरमैन क्या उन्हें सुनना नहीं चाहिए था, या बिल्कुल ही अब हफीज ऐसे होगा कि नहीं इधर मेरे कमरे में भी नहीं आना? मेरे ख्याल में सुनना चाहिए था। अगर आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और आपका कोई डायरेक्टर क्रिकेट था और वो रिसेंट पास्ट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्रूशल टूर से आ रहा है, तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आपने जिम्मेदारियां संभाली हैं, आप मिलने से पहले माइंडसेट ना बनाते, आप मिलने के बाद उनकी सजेशन सुनने के बाद ऐसा कर लेते। लेकिन मैंने आपको जो रीज़न बताया है कि वहाब रियाज उनके ज़्यादा करीब हैं, और शायद मुझे एक ऐसा पर्सनली मेरी कोई वो नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो थोड़ा बहुत स्टडी किया उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोहसिन नकवी ने भी बात नहीं सुनी, देखिए वहाब रियाज इस वक्त राइट हैंड है मोहसिन नकवी के, इतनी उनकी कुर्बत है, और आने वाले वक्त में वहाब रियाज एक बड़ी अथॉरिटी होंगे, वो सिर्फ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होंगे। ये तो लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सुनना चाहिए था। अगर आप इतने बड़े ओहदे पर हैं तो आपको ये बात जरूर सुन लेनी चाहिए थी। लेकिन जाती राय से अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, फॉरेन कोचेज ज्यादा बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, इसमें देखिए कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन ये चीज जो बड़ा हमें तकलीफ देती है, जिसके बड़े नुकसान हुए, ये तकलीफ क्या देनी है, हमारा कौन सा कोई पर्सनल वो चल रहा है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान का मामला आता है ना, वहाँ जरा सा पर्सनल तो ज़ाहिर होना पड़ता है। ऐसी बहसें पाकिस्तानी हमें तकलीफ देते हैं कि जी आपके को करीब होता है आपने उसको सारी अथॉरिटी दे देनी होती है, ये ऐसा माजी में हुआ, तो ऐसा ना किया करे। एमन, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात करते हैं, आपने क्या इसमें पॉइंट्स देखे, ज़ाहिर है आपने देखी तो होगी, क्या वीकनेसेस थी, क्या ऐसी चीज़ है जो शायद हफीज़ बताना चाह रहे होंगे? देखें, आई गेस के उस सीरीज़ में हमारी ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे बैटर्स भी नहीं चल रहे थे और हमारे बॉलर्स भी नहीं चल रहे थे। बॉलर्स में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में चलते गए ना, विमेंस मेंस क्या ख्याल है? नहीं, अच्छा परफॉर्म करती है, आपने कवर कर लिया, करती है, ठीक है। नहीं, डिफरेंट कंडीशन होती है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे हमारे पास बॉलर्स जो थे, हारिस रऊफ के ना जाने से हमारे पास उस वक्त जो पूल ऑफ प्लेयर्स था वो कम हो गया था, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, जिसमें एहसानुल्लाह भी थे, मोहम्मद हसनैन भी थे, नसीम शाह भी थे, और उसके बाद जो हमारे पास बैटर्स थे, साइम अयूब बिल्कुल यंगस्टर्स थे, उनके ऊपर आप टेस्ट मैचेस पे एकदम से रिलाई नहीं कर सकते, उनको भी ग्रूम होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बट उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रन्स कर लें तो आप इस आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि आप वहाँ से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अच्छा इमन, मुझे एक बात बताएं, एज अ प्लेयर आप मुझे ज़्यादा अच्छा इसका भी जवाब देंगी कि हर फॉर्मेट के लिए कि अलग अलग प्लेयर्स होने चाहिए, या एक ही प्लेयर को सारे फॉर्मेट ट्राई करा देने चाहिए, भाई तुम T20 भी खेलो, तुम जाके वनडे भी खेलो, तुम टेस्ट भी खेलो, या अलग अलग होनी चाहिए, कप्तान भी अलग होने चाहिए, या ठीक है? देखें, इसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ये दे सकती हूँ, और इसका एक्सपीरियंस मैं आपको वर्ल्ड कप से बता सकती हूँ कि अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो थे, उनके जो प्लेयर्स थे उसमें 7 प्लेयर्स ऐसे थे जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते थे, और 7 प्लेयर्स इतनी उनकी स्ट्रेंथ थी, तो उन्होंने उनको इतनी सक्सेस दिलाई। तो अगर आप प्लेयर्स को डिवाइड कर देंगे कि ये T20 का है, ये टेस्ट का है, आपको T20 में भी अच्छा करने के लिए आपको एक अच्छी टेक्निक चाहिए होती है, और उस टेक्निक को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेलनी है। और आई गेस कि टेस्ट क्रिकेट ऐसी है जिसमें आपका सही मायनों में टेस्ट होता है कि आपकी टेक्निक कैसी है, बॉलर कितने लॉन्गर तक एक ही जगह पे बॉल करवा सकता है। तो अच्छा प्लेयर वही है जो तीनों फॉर्मेट्स खेले और अपनी जगह बनाए टीम में। बिल्कुल जी, अपनी जगह बनाए, लेकिन हमारे यहाँ मसला होता है कि जो अच्छा खेलने लगता है ना उसके नखरे बढ़ जाते हैं, फिर उसके नखरे जब बढ़ते हैं तो फिर वो कहता है कि जी सिर्फ मैं ही हूँ, परफॉर्मेंस को बहुत होता है। नसीम भाई इसको डिस्कस करेंगे, बहुत देर से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंडिया ने जो एक बड़ी फतह हासिल की अगेंस्ट इंग्लैंड, उस पर भी थोड़ी बात डिस्कस करेंगे। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। नसीम भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अभी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल किया उसके ऊपर। उनका ये कहना है कि जी अगर हम देखते हैं हारिस को, तो हारिस तो रेड बॉल के प्लेयर है ही नहीं, अगर उन्होंने नहीं खेला तो ये तो ज़बरदस्ती उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म किया गया है। और बहुत से लोग वहाब रियाज को भी आड़े हाथों ले रहे हैं प्लेयर्स। वो खिलाड़ी भी सही बात कर रहे हैं, और आप और मैं भी अगर ये बात करेंगे तो वाकई में हारिस रऊफ रेड बॉल के बॉलर नहीं है। एक टेस्ट मैच उन्हें मिला था, चंद ओवर किए थे, वो अनफिट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की थी।
अगर वो रेड बॉल के बॉलर नहीं है तो वो खुद रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते? जिस तरह वहाब रियाज ने ली थी, जिस तरीके से आमिर ने ली थी, उन्होंने वाजे कर दिया था कि हम रेड बॉल नहीं खेल सकते, हमारी बॉडी अब हमें इजाजत नहीं दे रही। अगर हारिस रऊफ को खुद पता है कि वो रेड बॉल के बॉलर नहीं है, देखे ना, जब आप कोई अपने बारे में फैसला नहीं करेंगे, अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि आमिर ने अगर वापस आना है या माद वसीम ने वापस आना है, तो उन्होंने जो रिटायरमेंट ले ली है वो उन्हें वापस लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं कि मैं ठीक है, मैं टेस्ट का बॉलर नहीं हूं, तो फिर तो मेरे ख्याल इतना ऑब्जेक्शन ही नहीं आता, आप वहीं पर ही अपने आप को क्लियर कर देते। फिर उसके बाद तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं इस फॉर्मेट में खेलता ही नहीं हूँ, मैं न्यूजीलैंड के लिए तो अवेलेबल हूँ, मैं तो T20 सीरीज खेलने के लिए आ रहा हूँ। तो इसमें मेरी अपनी जाती राय में ये फैसला हारिस रऊफ को पहले करके ऐलान कर देना चाहिए था, और अगर अब तक नहीं किया है तो अब कर दे। वो ये तो नहीं है कि अटका के रखना है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ ना चलूं तो फिर रेड बॉल ही खेल लेंगे, ये तो नहीं, रेड बॉल नहीं खेल सकते। देखिए, व्हाइट बॉल खेलना और रेड बॉल खेलना जमीन आसमान का फर्क है। जब आपको एक मैच के अंदर, आप एक इनिंग के अंदर 30 ओवर करने पड़ जाते हैं, 26 ओवर करने पड़ जाते हैं एज ए फास्ट बॉलर, वो टोटल डिफरेंट सिनेरियो होता है। और ये तो हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते, इनके पास तो टाइम ही नहीं होता, ये तो नेशनल ड्यूटी पर होते हैं। तो हमारे थिंक टैंक को ये सोचना चाहिए हमारा टेस्ट का बॉलर कौन है, और अपनी टेस्ट की बॉलिंग को असर-ए-नो जायजा लें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्या शाहीन अफरीदी टेस्ट के बॉलर हैं और कितने अरसे तक हैं? ये बिल्कुल वर्कलोड मैनेजमेंट जरूर देखें, क्योंकि अगर शाहीन हमारे लिए ODI और T20 का बहुत इफेक्टिव है, शाहीन टेस्ट के भी अच्छे हैं, लेकिन हमें या तो अपने फास्ट बॉलर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए कि आमिर जमाल को हमने चेक ही नहीं किया, हमने खुर्रम शहजाद को चेक ही नहीं किया, ये अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, खुर्रम अनफिट हो गए थे, तो हमें सबको खिला के चेक करना चाहिए, चेक जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल, हारिस के लिए एक बड़ा अच्छा मशवरा है जी, आप रिटायरमेंट ले लें तो फिर ये मसला इतना होगा नहीं। लेकिन आप कैसे देखती हैं, एक तो ये बड़ा इस वक्त प्लेयर्स के अंदर है कि जी हमें 2 से ज़्यादा लीग्स खेलनी दी जाएँ, इस पर भी एक बड़ा मसला चल रहा है कि जी 2 लीग्स ही खेल सकते हैं आप साल में। आप किस तरह देखती हैं, और जो प्लेयर्स के अंदर इस वक्त एक नाराज़गी है, क्या ये ठीक है? देखें, प्लेयर्स को क्रिकेट चाहिए होती है, और ये चीज़ उस वक्त ख़त्म हो सकती है कि जब हम ये सोचें कि हमारे पास इंटरनेशनल मैचेस ज़्यादा हों। अगर हमारे पास इंटरनेशनल मैचेस ज़्यादा होंगे तो किसी प्लेयर की ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि वो लीग खेलना चाहेगा, वो यही चाहेगा कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। लीग में पैसा ज़्यादा होता है ना, इस वजह से ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्शन होती है। एक जगह 1000 रुपये मिल रहे हैं, एक जगह 10,000 मिल रहे हैं, तो हम तो वहीं जाएंगे ना। आज 75 रन बनाने वाले जैसन रॉय ने इंग्लैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो ये देखें ना, आप ये भी तो वजह है। नहीं, इससे आपके प्लेयर की लॉयल्टी आपको पता चल जाएगी कि कौन पाकिस्तान खेलना चाहता है। जब आप सीरीज अनाउंस करेंगे, अब इस पूरे साल में हमारे पास वनडेज हैं ही नहीं, तो आप वर्कलोड की बात कर रहे हैं, वर्कलोड इंटरनेशनली तो हमारे प्लेयर्स पे इतना ज्यादा है नहीं जितना इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर है, जितना दूसरी कंट्रीज आपस में खेल रही हैं। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज स्टार्ट हो गई, उसके फौरन बाद उनकी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो गई। तो हमें इंटरनेशनल मैचेस बढ़ाने ताकि प्लेयर्स को आके यहाँ पे पाकिस्तान के लिए खेलने में शो करें वो अपने आप को, बजाय इसके कि वे सोचें कि हमने पैसे कमाने और लीग्स में जाना है। ठीक है नसीम भाई, इंडिया की अगर बात करते हैं, आज बड़ी एक खबर सामने आई है, इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, इंडिया ने कोई तारीखी काम कर दिया, क्या किया है, कुछ ऐसी खबर है आपके पास? बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंडिया की आज। 434 रन से मैच जीते हैं आज उन्होंने, अपने रनों के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल की, और इंग्लैंड की टीम पहला टेस्ट मैच जीती, उन्होंने 2 मैचों में कमबैक करके जबरदस्त फतह हासिल की। लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जहां हमने परफॉर्मेंस देखी जसवाल की, जसवाल ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, डबल सेंचुरी स्कोर की इस मैच में भी और पिछले मैच में भी। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपने सिस्टम की वजह से ग्रूम होके आ रहे हैं। सरफराज खान आप देखें कि जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि सरफराज को इतना लेट खिलाया, ईच इनिंग 50 रन उन्होंने स्कोर किए, और जडेजा ने जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन जो इंग्लैंड की अच्छी चीज थी कि अगर उनका बेसबॉल है तो फिर जबरदस्त उनके ओपनर ने बैटिंग की थी और बहुत ही शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, रन बॉल 150 रन स्कोर किए थे तो बैन डकेट ने। तो अगर हम देखें तो आज इंडिया की बहुत ही जबरदस्त फतह रही, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके ला रहे हैं, इस चीज का हमें ख्याल करना पड़ेगा। हम एक PSL की परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ी को नेशनल टीम में लेकर आ जाते हैं, उनका एक परफॉर्मेंस के बाद नहीं आता। जैसे हम सरफराज खान की कल बात कर रहे थे कि 3 वो PSL IPL खेल चुके हैं। तो नसीब इसमें तो प्लेयर्स के कमाल से ज्यादा उनके सिस्टम का कमाल है ना, उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वो उनके प्लेयर्स ग्रूम हो रहे हैं। हम इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, एहतराम तो हमें करना पड़ेगा फिर उनके इस सिस्टम को। बिल्कुल, देखिए ना, उनका खिलाड़ी लीग खेलने नहीं जाता, हमारा खिलाड़ी लीग खेलने के लिए पर तोल रहा है, उनके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन उस पैसे को उन्होंने मैनेज अपनी क्रिकेट को कितना अच्छा किया है, वो अपने बेहतर अंदाज से अपनी क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं। वो
तरीके से खिलाड़ियों को चांस देते हैं, जिसकी जो जगह होती है उसको मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ तो मौका उसको दिया जाता है कि भाई जो करीब है। देखे बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, हमने दोस्ती यारियां बहुत देख ली और हमने उस पर बहुत नुकसान भी उठा लिया, बहुत नुकसान उठा लिया। हम अबरार को बाहर बिठा के रख गए, पूरा वर्ल्ड कप, पूरा एशिया कप हमने बगैर अबरार के खेल लिया। तो अब जरा इन दोस्ती यारियों को साइड में होना चाहिए। अगर शादाब इसी तरीके से इंप्रूव क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा और वो और अबरार इस वक्त की तारीख में हम बात करें तो फर्स्ट चॉइस दिखाई देते हैं। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि इंडिया पे हमने बात की कि इंडिया ने अपना एक सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, नो डाउट। चैंपियंस ट्रॉफी पे जय शाह साहब ने कहा है कि वो एक साल में कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब इतना अच्छा इनका सिस्टम है, इनके प्लेयर इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो हमारे पास भेजते हुए क्यों डरते हैं? क्या खौफ है? कोई खौफ है इन्हें? बात करें, आपकी तो हो सकती है, हमारी तो नहीं हो सकती। क्या खौफ है? फिर उन्होंने कह दिया जी चैंपियंस ट्रॉफी पे, उन्होंने अपनी खामोशी तो तोड़ी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बताया कि वो आएगी नहीं आएगी टीम। देखिए जब एशिया कप का मामला था ना, तो उनका स्टेटमेंट आया था कि इंडियन टीम नहीं आएगी। फिर यहाँ से रमीज राजा साहब ने कह दिया वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और मामला तो और ख़राब हो गए थे। लेकिन इस बार वो ये बात कर रहे हैं कि अभी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में 1 साल बाकी है, इस दौरान देखेंगे क्या मामला होते हैं, क्या हालात होते हैं। उनके वहाँ इलेक्शन मुकम्मल हो गए, उससे पहले इलेक्शन का मामला था। जय शाह के वालिद अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के राइट हैंड है, और ऐसे में वो पाकिस्तान हमदर्दी तो कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते थे। वो जितना पाकिस्तान के खिलाफ बोलते वो उनके लिए उनकी कैंपेन के लिए उतना फायदेमंद था। ये हमारे बड़े एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि नसीम, जब तक इंडिया में इलेक्शन नहीं हो जाता कोई भी पाकिस्तान के हवाले से आप BCCI को सपोर्ट करता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन आने वाला वक्त क्या होता है, हमारे यहाँ पर जब सियासी सूरत हाल बेहतर हो जाती है और देखते हैं कि इंडिया की हुकूमत जो अब तक तो यूं करके चल रहे होते हैं वो हल्के आते ही नहीं है, तो क्या कोई लचक पैदा करते। देखिए क्रिकेट डिप्लोमेसी पहले भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है, और दोनों ममालिक के अवाम क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो दीवाने क्रिकेट के। ये तो है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी इज्जत और वकार को सामने रखते हुए जो भी फैसला करना चाहिए, अगर इंडिया वाले हम हाथ जरूर दोस्ती का बढ़ाएं, लेकिन अगर वो हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो हमें हाथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, अगर आपने नहीं बढ़ाया तो हम यूं करके निकल जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। अच्छा एक बार मुझे बात बताइएगा कि प्लेयर्स, ज़ाहिर आप पाकिस्तान टीम से खेलती हैं, अलग अलग हमारी टीमों से मैचेस होते हैं, कभी इंडिया से वैसे आपने खेला है, क्या होता है? क्या है एक अलग जोश होता है, जज्बा होता है क्या, या फिर ये सिर्फ कैमरे की हद तक होता है कि बस जरा गुस्सा दिखा रहे, या एग्रेशन होता है कि नहीं इंडिया से जीतना ही है? एज अ प्लेयर ये सवाल कर रहा हूँ, जहन में आया मेरे। नहीं, वैसे यूजुअली हम लोगों का यही माइंडसेट होता है कि हमने इंडिया को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं लेनी और अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है। हमने ये सोचना है कि ये भी एक मैच है, जैसे हम बाकी मैचेस खेलते हैं उसी की तरह आपने खेलना है। इंडिया के अगेंस्ट हमने मैच खेला था एशिया कप में, और वो हमारा ऐसा फर्स्ट मैच था कि हमने उनको T20 में हराया था। तो ओवरऑल मेरा वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने फर्स्ट मैच खेला था इंडिया के। फीलिंग होती है वैसे इंडिया को? फीलिंग जानना चाह रहा हूँ ना मैं, भाई सामने इंडिया है, आप और भी टीम से खेलती हैं, वेस्ट इंडीज, डिफरेंट टीम्स हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके चाहे वो वुमेन्स में हो रहा हो चाहे वो मर्दों में हो रहा हो, एक अलग ही हाइप होती है। तो आप लोगों की फीलिंग क्या होती है? खौफ होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है? नहीं, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमसे कौम की यही एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप वर्ल्ड कप हार दो लेकिन इंडिया से जीत जाओ। लेकिन हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं होती। इंडिया से जीत के जो अच्छी फीलिंग ये थी कि इंडिया की टीम इस वक्त वुमेन्स की बहुत अच्छी है, तो हमने एक अच्छी टीम को हराया, तो इस चीज़ पे हमें खुशी महसूस होती है, ये एक्साइटमेंट होती है। ये एक्साइटमेंट होती है, एक्स्ट्रा प्रेशर लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, बिल्कुल नॉट टू डिक्लाइन, बिल्कुल जी बनता है, और हम बिल्कुल चाहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलने आए। नहीं आ रहे थे फिर आपकी मर्जी है। अच्छा नसीम भाई, जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमने दोस्ती, वो आए, अगर वो नहीं आए तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी आपके यहाँ होगी? हाँ ये भी तो है। जय शाह नहीं बोलेंगे आपकी मर्जी है, आप नहीं आए, मैं तो जज्बात में कुछ भी बोल देता हूँ, चलनी तो जय शाह साहब की है, मैं तो जज्बात में इधर बैठ के कुछ भी बोल जाता हूँ। भाई मैं वाकई कह रहा हूँ, जैसे श्रीलंका में करा दिया था, एशिया कप पूरी बारिश में गुजरा था, और सारे क्रिकेट बोर्ड उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, आप अकेले खड़े हुए होते हैं। तो उसके बाद तो ये ICC का इवेंट है जिसमें सारे ममालिक ने खेलना है, ये बायलैटरल सीरीज तो है नहीं। अल्लाह करे कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो। और लेकिन दूसरी जो इससे ये चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मोहसिन नकवी साहब इस जानिब जरूर देखिएगा। इसकी वजह यह है, आप पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं कि हम पेशावर के अंदर PSL के मैचेस कराएंगे, इस साल भी आप, और इतना खर्चा करने के बाद स्टेडियम में आप मैचेस नहीं करा सके। आपके पास अगर ऑपरेटिव ग्राउंड्स हम देख लेते हैं तो आपके पास इस वक्त प्रॉपर तौर पे 4 ग्राउंड देख रहे हैं। क्या चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में आपके लिए 4 ग्राउंड इनफ होंगे?
आपकी इस सिलसिले में क्या प्रिपरेशन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आया हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं। ये नहीं कि सबको बुला लिया और फिर जो है लाइटें जा रही हूँ, ये बड़ा मसला होता है। कल 12 जी लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच है। अब देखते हैं कल का कौन मैच जीतेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।